हेलो स्टूडेंट, आज हम मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में श्रम की कीमत मजदूरी होती है। सामान्य कीमत निर्धारण के सिद्धांत के अनुसार वस्तु की मांग और पूर्ति पर कीमत का निर्धारण होता है। उसी प्रकार से श्रम के कीमत का निर्धारण भी मांग और पूर्ति पर होना चाहिए, लेकिन रोनाल्ड के अनुसार कहा गया है कि इसमें मानवीय तत्व प्रभावित करती है, क्योंकि श्रम को समय से अलग नहीं किया जा सकता। फिर कहा गया कि श्रम की मांग उपयोगिता पर नहीं, उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, इसके लिए विशेष अध्ययन की जरूरत है। तीसरा ये कहा गया है कि श्रम बाजार में संस्थागत तत्वों मजदूरी निर्धारण में प्रभावित करते, जो कि वस्तु बाजार में नहीं किया जाता। और साथ ही ये कहा गया कि श्रमिक की जो पूर्ति है वह वस्तु बाजार की वस्तुओं की पूर्ति की तरह नहीं होती है, क्योंकि कीमत या मजदूरी बढ़ने पर यह कम भी हो सकती है। तो इसलिए इसका अध्ययन के लिए विशेष प्रकार के सिद्धांत की आवश्यकता होगी, और जिसके आधार पर आपने यहाँ पर हम 6 सिद्धांतों का मजदूरी निर्धारण के 6 सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पहला है जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत। ये जो जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत है, सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, इसका प्रतिपादन प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री के द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था, और जिसमें यह कहा गया कि श्रमिकों की जीवन निर्वाह का वास्तविक आशय यह है कि वो एक श्रमिक अपने परिवार का पालन कर सके, इतनी मजदूरी उसका निर्धारित होना चाहिए। अर्थात उस निर्वाह स्तर से ऊपर या नीचे नहीं होगी। यदि ऊपर होती है तो बढ़ते बढ़ते जैसे ही बढ़ने लगेगी तो जीवन स्तर बढ़ेगा और जनसंख्या वृद्धि होगी और श्रम की पूर्ति जो है बढ़ जाएगी, तो मजदूरी का दर कम हो जाएगा, पुनः जीवन निर्वाह स्तर पर बराबर हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत स्थिति में यदि मजदूरी दर कम होते होते इतना कम हो जाएगा कि वह परिवार का पालन नहीं कर पाएगा, तो ऐसी स्थिति में श्रम की पूर्ति जो है वो कम हो जाएगी, फिर मजदूरी का दर बढ़ जाएगा और फिर उस बराबर होगा। अर्थात यह सिद्धांत हमेशा जीवन निर्वाह स्तर के बराबर ही बताया गया। इन्होंने के 2 मान्यताएं उन्होंने उल्लेख किया। एक है कृषि क्षेत्र में कि उत्पत्ति क्रमागत ह्रास नियम के क्रियाशील रहती है, और दूसरा बताया गया कि जनसंख्या की प्रकृति हमेशा बढ़ने की होती है। पर यह सिद्धांत से संतोषजनक नहीं लगा। कुछ आलोचनाएं हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जीवन स्तर बढ़ता है तो जनसंख्या की दर कम हो जाती है। दूसरा इसमें आया कि इस मजदूरी जो निर्धारण होती है उसमें इस सिद्धांत में जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने मुख्य रूप से पूर्ति पर जोर दिया है, मांग का उस पर उल्लेख नहीं किया गया है। फिर इसके मजदूरी कोई भी व्यवसाय में अलग अलग प्रकार की मजदूरी में भिन्नता का क्या कारण है उसका भी उल्लेख नहीं किया। और 2 मानवीय नैतिकता के तत्व शामिल है कि कुशल और अकुशल श्रमिकों को एक जैसे मजदूरी जो न्यायोचित नहीं है, और केवल जीवन यापन के लिए मजदूरी देना ये भी न्यायोचित नहीं, यह नैतिकता की दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। तो उस सिद्धांत को मॉडिफाई कर दूसरा सिद्धांत लाया गया, वह है जीवन स्तर मजदूरी सिद्धांत, लिविंग स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ वेजेस, जिसके अनुसार केवल जीवन निर्वाह नहीं, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए उन सभी इतनी मजदूरी दी जाए कि उन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने का आदी हो जाए। तो जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, और जैसे जैसे मजदूरी दर कम होगी तो श्रम की पूर्ति भी कम होगी। परंतु इसमें भी आलोचना आई कि जीवन स्तर का निर्धारण पर मजदूरी का निर्धारण उचित नहीं है, क्योंकि जीवन निर्वाह स्तर जो है वो परिवर्तनशील तत्व है, और इसका निर्धारण भी श्रमिकों के मजदूरी पर निर्धारित अधिक होगी तो जीवन स्तर उस हिसाब से अधिक होगी। और तीसरा आलोचना के तत्व के अंतर्गत ये बताया गया कि यह निश्चय करना कि सिद्धांत में केवल पूर्ति पक्ष का विश्लेषण किया गया और मांग का प्रभाव का उल्लेख नहीं किया गया। फिर यहाँ मजदूरी कोष सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था, बाद में माल्थस और रिकार्डो ने भी इसके विकास में सहयोग किया। इसमें पहले ही बता दिया कि मुद्रा कोष पहले से जितने भी उत्पादन साधनों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग
मजदूरी कोष के रूप में रख दिया जाए और यह कोष से ही मजदूरी का भुगतान किया जाए। तो स्वाभाविक है इसमें दो तत्व है, एक है कोष का मजदूरी कोष का निर्धारण और दूसरा है श्रमिकों की संख्या। कोष निश्चित है, श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी तो मजदूरी कम हो जाएगी और श्रमिकों की संख्या कम होगी तो मजदूरी बढ़ेगी। इसमें भी आलोचना है कि कोष को पहले से निश्चित करना संभव नहीं, कोष का निर्धारण कैसे किया जाए ये भी संभव नहीं। फिर है ये एक पक्षीय है, फिर सेवा योजकों का और श्रम के संबंधों के कारण मूल्य में निर्धारण में बढ़ना वृद्धि होती है, उसका उल्लेख नहीं किया गया। फिर एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाने के कारण या विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की मजदूरी में भिन्नता पाए जाने का कारण का भी विशेष उल्लेख नहीं किया गया। इस तरीके से इसकी भी आलोचना आएंगे। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास आया अवशिष्ट अधिकारी का सिद्धांत। ये रेसिडुअल क्लेम मेथड जो है वह है कि जो उत्पादन साधनों से प्राप्त आय में से लगान, लाभ और ब्याज घटाने के बाद जो कुछ भी बचता है वो मजदूरों को मजदूरी के रूप में दिया जाना। इसमें इन्होंने श्रमिक की कार्यकुशलता पर फोकस किया, क्योंकि उनका कहना है कि कार्यकुशलता के आधार पर उत्पादन बढ़ेगा, लगान, लाभ और ब्याज जो स्थिर है, तो जो भी वृद्धि होगी वो उत्पादन वो मजदूरों के मजदूरी पे चले जाएगा। लेकिन इसमें भी आलोचनाएं आई कि भाई जब लगान, लाभ और ब्याज का निर्धारण जो है वो हम इस सीमांत उत्पत्ति नियम के आधार पर करते हैं तो मजदूरी का निर्धारण क्यों नहीं। फिर कि अवशिष्ट का पाने का अधिकारी साहसी होता है, श्रमिक नहीं होता। फिर मजदूरी निर्धारण में पूर्ति को बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जबकि उसमें उल्लेख नहीं है, केवल मांग को ही दिया गया। और इसमें श्रम संगठनों के संगठित होने पर मजदूरी पर क्या प्रभाव वृद्धि होता है तो उसका भी उल्लेख नहीं किया गया। फिर हमारे पास आता है मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजेस मेथड, थ्योरी ऑफ वेजेस मेथड। ये बहुत पुराना है यह सिद्धांत और महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। और इसके अंतर्गत ये माना गया कि श्रमिक, इस सिद्धांत के अनुसार श्रमिकों की मजदूरी सीमांत उत्पादकता के बराबर निर्धारित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात इसमें श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता एक श्रमिक के अधिक लगाने पर कुल आय में होने वाले उस परिवर्तन से है, जबकि अन्य साधन बराबर है या स्थिर है। या तो हम ये कह सकते हैं कि संतुलन अवस्था में श्रमिकों को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार ही मजदूरी दी जाती है। इसमें भी कुछ आलोचनाएं आई कि सीमांत उत्पादकता का निर्धारण करना संभव नहीं, आसान नहीं होता है। दूसरा है कि यह एक पक्षीय है। फिर है कि यह अवास्तविक मान्यता है। और फिर जैसा कि उत्पादन के साधन गतिशील होते हैं और इसमें बार बार ये कहा जाता है कि अन्य साधन स्थिर होने पर या ये कहा गया कि संतुलन की अवस्था में, तो ऐसी स्थिति में इसमें भी आलोचना है। अंत में हमारे पास आता है मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस के अंतर्गत जिस प्रकार मैं पहले ही बता रही थी कि मांग और पूर्ति के दोनों पक्षों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाना। अब हम यहाँ पर मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत को दो भागों में पढ़ेंगे। एक है आधुनिक सिद्धांत, मजदूरी निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत। ये दो प्रकार से हैं। एक है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, जिसके अंतर्गत मांग व पूर्ति, और दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति। मांग और पूर्ति, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ये स्पष्ट है कि जहां पर कुल मांग वह कुल पूर्ति को जिस बिंदु पर काटती है वही मजदूरी निर्धारण की बिंदु होती है। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि मांग
और पूर्ति के अंतर्गत मांग वक्र, पूर्ति वक्र, मांग के अंतर्गत फर्म की मांग, उद्योग की मांग का निर्धारण वक्र, पूर्ति के वक्र का निर्धारण, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वक्र का निर्धारण, इन सभी को हम पीपीटी की स्लाइड के माध्यम से उस वक्र को समझने का प्रयास करें। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार मजदूरी की दर उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर कुल मांग वक्र कुल पूर्ति को काटता है। इसमें श्रम की मांग, तो श्रम की मांग फर्म के लिए अधिक होती है, फर्म के लिए अलग होती है और उद्योग के लिए अलग। तो पहले हम फर्म के मांग का अध्ययन करेंगे कि जैसे कि आप इस चित्र में प्रदर्शित है कि श्रम की मांग उत्पादकता पर निर्भर होती है कि श्रमिक उत्पादन जितना उत्पादन करता है उतना ही श्रमिक को उसकी कीमत दी जाती है। अगर हम समझें कि फर्म के लिए मजदूरी की मांग उनकी उत्पादकता पर निर्भर होती है, इसलिए श्रम सीमांत उत्पादकता वक्र जो है, एमआरपी कर्व जो है, वह सीमांत उपज के मूल्य के श्रम की मांग के वक्र को बताती है। इस चित्र में देखिए कि जब मजदूरी की दर OW है तो OL जो है वह श्रम की मांग हो जाती है, और जब मजदूरी की दर OWN हो जाती है तो श्रम की मांग OL1 हो जाती है। फलस्वरूप एमआरपी जो है वह A से खसक कर B बिंदु पर चलने की ओर सरक जाती है। इस प्रकार से एमआरपी वक्र जो है फर्म की मांग वक्र कहलाती है। इस रेखा चित्र में देख रहे हैं OX श्रम दिखा रहा है और OY जो है वो मजदूरी दिखा रही है। ठीक उसी प्रकार से उद्योग के लिए श्रम की मांग, तो जैसे कि हम इस वक्र में देखिए कि सभी फर्मों की मांग को मात्रा को जोड़कर उद्योग के लिए मांग वक्र तैयार का पता लगाया जाता है, और श्रम की मांग वक्र और मजदूरी की दर में विपरीत संबंध होता है, इसलिए इसको ऋणात्मक ढलान तैयार हो जाता है। अब देखिए इसमें दिखा रहा है कि जैसे ही मजदूरी दर अधिक होने के कारण श्रम की मांग कम हो जाएगी और मजदूरी दर नीचे होने पर श्रम की मांग अधिक हो जाएगी। इस तरीके से इस रेखा चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि मांग वक्र जो डीडी मांग वक्र है उसका ऋणात्मक ढाल के रूप में दिखाया गया। श्रम की मांग और मांग के लोच को प्रभावित करने वाले 3 तत्वों का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जैसे कि पहला है उत्पादन की तकनीकी स्थिति, टेक्नोलॉजी कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन, वस्तु की मांग, डिमांड ऑफ गुड्स, उत्पत्ति के अन्य साधनों की कीमत। ये 3 तत्व ऐसे हैं जो श्रम की मांग या मांग के लोच को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं कि श्रम की पूर्ति, अर्थात श्रम अपनी सेवाओं के बदले में जिन दरों पर वो अपने श्रम को बेचने के लिए तैयार होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, श्रम की पूर्ति कहते हैं। अर्थात इसे श्रम अपनी सेवाओं के बदले में इतनी मजदूरी अवश्य चाहेगा कि जिससे उसका अपना और अपने परिवार का या सदस्यों का जीवन निर्वाह आसानी से हो सके। इसे हम श्रमिक का सीमांत त्याग भी कहते हैं। किसी भी उद्योग में विशेष में श्रम की पूर्ति को प्रभावित करने वाले 3 तत्व होते हैं। पहला जैसे कि इसमें स्पष्ट है गैर आर्थिक तत्व। आप देखिए गैर आर्थिक तत्व के अंतर्गत होता है ये श्रमिकों को अपनी मौद्रिक आय बढ़ाने का इच्छुक होता है, लेकिन मान लीजिए कि रोजगार के मोह के कारण या घरेलू वातावरण के कारण या रीति रिवाज के कारण या सामाजिक परिस्थितियों के कारण उसका वह जो है वो कहीं जाने अपने दूसरे रोजगार में जाना पसंद नहीं करता, तो ये गैर आर्थिक तत्व हो जाते हैं जो किसी के भी मजदूरी की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। दूसरा आर्थिक तत्व, सामान्यतः अगर कोई उद्योग है वह अधिक श्रमिकों को प्रयोग करना चाहता है तो उसे मजदूरी दर बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो अन्य उद्योगों से श्रमिक जो है उस उद्योग की ओर आकर्षित हो। तो व्यवसाय में स्थानांतरण की गतिशीलता 3 बातों पर निर्भर होती है कि नौकरी की सुरक्षा, जैसे दिया गया नौकरी की सुरक्षा है, फिर है श्रमिकों का वैकल्पिक उद्योग में उपलब्ध मजदूरी है या अन्य उद्योगों से तक जाने के लिए परिवहन की सुविधाएं। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि कार्य अवकाश, श्रम की पूर्ति को प्रभावित करने के लिए कार्य अवकाश भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये 2 प्रकार से होते हैं, एक प्रतिस्थापन
तत्व प्रतिस्थापन तत्व का अर्थ होता है कि जब मजदूरी बढ़ती है तो श्रमिक स्वभावतः अधिक काम करना चाहता है ताकि उच्चतर मजदूरी को प्राप्त कर लाभ ले सके और वह अवकाश को श्रम के में प्रतिस्थापित कर लेता है। तो मजदूरी वृद्धि के कारण में प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा धनात्मक रूप से प्रभावित करता है। दूसरा जो है आय प्रभाव, यह ठीक उसके विपरीत ही होता है कि जब मजदूरी बढ़ती है और श्रमिक की आय बढ़ने लगती है, आर्थिक स्थिति श्रेष्ठ होने के कारण वह अपेक्षाकृत अवकाश ज्यादा पसंद करता है, कम काम करना चाहता है। तो आय प्रभाव जो है वो ऋणात्मक होता है। मजदूरी वृद्धि के कारण श्रमिकों जो है वो आराम ज्यादा करना चाहता है। इस तरीके से आप इस चित्र में देखिए, इस चित्र में OX मजदूरी प्रति घंटा और OY जो है मजदूरी दर दिखाया गया है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि 6 रुपए मजदूरी होने पर कार्य घंटे वो 10 घंटे काम करता है। जैसे ही मजदूरी बढ़ती है और मजदूरी बढ़कर 8 रुपए हो जाती है तो उसके कार्य घंटे कम हो जाते हैं। इसी प्रकार से मजदूरी की दर जब और अधिक होती है तो कार्य घंटे और भी कम हो जाती है। इस चित्र में OS जो है वो पूर्ति वक्र है, जिसमें बताया गया है शून्य से मजदूरी बढ़ने पर जैसे बढ़ती है उसे प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण वो कार्य बढ़ता है और जैसे जैसे आय बढ़ जाती है तो आय प्रभाव के कारण वह कार्य करने के घंटे कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार अधिक मजदूरी बढ़ने से भी किस प्रकार काम घंटे पर इसका प्रभाव पड़ता है ये उल्लेख है। तो आय के कम स्तर पर मजदूरी की प्रत्येक वृद्धि मनुष्य को परिश्रमी बनाता है, रुचि आमदनी से मनुष्य को आराम तलब बना देता है। फिर है कि हम देखेंगे कि मांग और पूर्ति के मध्य संबंध। इसमें मजदूरी मांग और पूर्ति के बीच में श्रमिक की जो मजदूरी है उस स्तर के बराबर होने की प्रवृत्ति दिखाती है कि जिस पर मांग पूर्ति के बराबर होती है। तो ये एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि जहां पर श्रमिकों की मांग जिस बिंदु पर है उसी बिंदु पर पूर्ति भी दिखाई गई है। तो 2 चित्र है। प्रथम चित्र है उद्योग के लिए मजदूरी का निर्धारण। DD वक्र जो है SS वक्र अर्थात मांग वक्र और पूर्ति वक्र E बिंदु पर कटता है, ये उद्योग के लिए है। दूसरा चित्र जो है वह D वक्र जो है E1 पर कटता है। तो ये फर्म की मांग के निर्धारण पर को स्पष्ट करता है। इसके बाद आता है कि व्यक्तिगत फर्म द्वारा भी मजदूरी का निर्धारण किया जाता है, जिसमें बताया गया है कि मजदूरी AW बराबर है MW के बराबर और वह MRP या BMP को बराबर के आधार पर स्पष्ट होता है। और इसमें मजदूरी की दर जो है फर्म की मांग वक्र पूर्ति वक्र एक दूसरे को E1 बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। और इसके आधार पर मजदूरी के कुछ आधुनिक सिद्धांत या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आधुनिक सिद्धांत के मुख्य बातों को रखा गया और सापेक्षिक शक्तियों को निर्भर करती है कि फर्म मांग सीमांत उत्पादकता पर उद्योग में मांग श्रम की मांग सभी फर्मों के श्रम की मांग को जोड़कर निकाला जाता है। फिर है मजदूरी दर व श्रम दर में मांग में विपरीत संबंध को और उद्योग में मजदूरी की दर जो है उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर श्रम की कुल मांग वक्र उसके कुल पूर्ति को वक्र को काटता है। इसके बाद बात आते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जहां पर पूर्ण प्रतियोगिता वास्तव में जीवन में स्थितियां प्राप्त नहीं होती है, तो यहाँ पर सेवक और सेवा योजकों दोनों को संगठित होने की स्थिति पाई जाती है। इसमें 2 बिंदुएं आती हैं, एक श्रम बाजार में सेवा योजकों का मजदूरी का निर्धारण और दूसरा जो है वह श्रम बाजार में श्रमिकों के और सेवा योजक दोनों के दरों पर नियंत्रण को बताता है। तो इसके आधार पर हम ये समझते हैं कि जहां पर जब सेवा योजक कम होते हैं और उद्योग में एक दूसरे के उद्योग के लिए अधिक गतिशील नहीं होते हैं, सौदेबाजी की स्थिति में संघ कमजोर हो जाते हैं,
तो ये स्थिति पैदा होती है और बाजार में सेवा योजक ये श्रमिकों की गतिशीलता के प्राय नहीं के बराबर होती है और इस सेवा योजक की प्रतियोगिता में नहीं आते, वहां पर यह निर्धारण होता है। दूसरा जो है वह स्थिति में कि श्रम बाजार में श्रमिक और सेवा योजक दोनों का नियंत्रण होता है और दोनों के सेवा योजक साधारणतः ये चाहता है कि नीची मजदूरी दी जाए और दूसरा जो है वह ऊंची मजदूरी, श्रम संगठन जो है ऊंची मजदूरी निर्धारण करना चाहता है। इस चित्र से स्पष्ट होता है कि OW मजदूरी देकर श्रमिक OM मात्रा का प्रयोग कर रही है, क्योंकि इस बिंदु पर MRP MW के बराबर है। यह उल्लेखनीय बात यह भी है कि श्रमिक की उत्पादकता से अधिक है जबकि उसकी मजदूरी कम दी जा रही है और सीमांत उत्पादकता में औसत मजदूरी जो है वो सीमांत उत्पादकता से कम है। अब आता है कि सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ है कि जहां पर सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी और सेवा योजकों के बीच में संगठित दलों के द्वारा कार्य की संपूर्ण शर्तों के संबंध में सौदा करने की क्रिया का नाम है। यह मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए उसका उल्लेख किया गया है। मजदूरी सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी के संबंध में श्रम की पूर्ति पर प्रतिबंध, मानक मजदूरी दरों में वृद्धि, श्रम की मांग वक्र की ओर परिवर्तन खिसकना और अपूर्ण प्रतियोगिता में श्रम की शोषण का निवारण। इसी के आधार पर इस चित्र के द्वारा श्रम की पूर्ति के प्रतिबंध को बताया गया है कि जहां पर श्रमिक संघ पूर्ति के प्रतिबंध लगाकर मजदूरी दर बढ़ाता है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि SS श्रम का प्रारंभिक पूर्ति है और DD उसकी मांग वक्र, और दोनों ई बिंदु पर कटते हैं और बाद में जाकर नया पूर्ति वक्र SS1 होगा जो D1 को E1 बिंदु पर काटता है, इसलिए E1 जो है वह नया संतुलित बिंदु होगा। फिर है मानक मजदूरी वृद्धि, अर्थात श्रमिक संघ की सुदृढ़ स्थिति को बताता है और सामूहिक सौदेबाजी के कारण विशेष कार्यरत श्रमिकों की मानक मजदूरी में वृद्धि की जाती है। इसमें भी चित्रों के द्वारा दिखाया गया है कि DD और SS क्रमशः मांग और पूर्ति को बताता है। M बिंदु पर साम्य है और OM साम्य मजदूरी निर्धारित करता है। फिर मांग वक्र, श्रम की मांग, यह जो तीसरा चित्र है वो श्रम की मांग वक्र के ऊपर की ओर जाने को बताता है, जिसमें ये बताता है कि OW से OW1 तक वृद्धि हुई। वृद्धि के कारण श्रम की मांग वक्र DD तक से D1 तक की ओर खिसक गई, जिसके फलस्वरूप रोजगार भी OQ से बढ़कर OQ1 हो गया। चौथा जो सौदेबाजी का तत्व है वो है अपूर्ण प्रतियोगिता में श्रम के शोषण निवारण, और इसे समसंघ की भूमिका रहती है जिसके कारण उनके शोषण से निवारण होने की प्रवृत्ति बताई जाती है एकाधिकारकर्ता की स्थिति में और द्विपक्षीय एकाधिकार के आधार पर। इसके साथ ही इसमें आप देख रहे हैं कि सामूहिक सौदेबाजी की सीमाएं भी हैं। श्रमिक के प्रतिस्थापन की लोच के कारण, वस्तु के मांग की लोच के कारण और अन्य साधनों की पूर्ति की लोच के कारण इसमें उसकी सीमाएं निर्धारित हो जाती है, जिसके आधार पर सामूहिक सौदेबाजी की शक्तियां असीमित नहीं हो पाती है, अर्थात सीमित मात्रा में ये कार्य करती है। इस PPT के आधार पर मैंने आपको मजदूरी का संपूर्ण मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर बताया है।